Assalamu alaikum everybody, hope you'll be doing great. Today our lesson is about two very important things. One is about English grammar skills, and that is use of sense of for, and the other is about the pronunciation of the letter THE, whether it is the or the. And these two things are about the answers to your queries. Actually आपने ही पूछा है कि सिंस कहाँ यूज़ करते हैं फॉर कहाँ हमें कंफ्यूज करता है, एक तो वो उसके बारे में हमें कोई टिप दें कि वो गलती ना हो, और दूसरा हमें द बोलना चाहिए या दी बोलनी चाहिए। तो हम पहले pronunciation की तरफ आते हैं, द करेक्ट pronunciation ऑफ THE, द लेटर। अच्छा, अब ये इसको द एंड दी बोथ हम बोलते हैं, मतलब दोनों करेक्ट हैं अगर आप पूछें तो। सवाल ये पैदा होता है कि हमें बोलना कहाँ पे है, तो इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी शॉर्ट सी टिप है कि आपको THE दी बोलना होता है। इट इज़ यूज्ड बिफोर वोल साउंड्स, यानी दी के THE के बाद जो वर्ड आ रहा है उसका साउंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो आप देखेंगे। अगर वो वोल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, वोवल है, तो वो दी बोला जाएगा, और अगर उसका कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो वो द। अब ये वोल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस अपने लेसन में बताया था। अगर आपने नहीं सुना तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो वो दूसरे लेसन्स भी आ जाएंगे, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें भी देख लें। आपको मैंने थोड़ा सा डिटेल में ये बताया था, क्योंकि वोल्स आप यही समझते हैं AEIOU वाले वर्ड्स होते हैं, हालांकि मैंने आपको बताया वोल्स के 20 साउंड्स हैं, फनीम्स होते हैं वो 20 होते हैं। अब टिप दी थी क्या, अलिफ अलिफ मदा से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं वो वोल साउंड्स होते हैं, उसके अलावा जितने भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। ये तो हमने रिकैप कर लिया। अब आपको देखना यह है कि दी आपने तब बोलना है जब आपका इस लेटर के बाद जो वर्ड है वोल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आपको द बोलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोलते हो, कोई आपसे पूछता है इन विच स्कूल डू यू रीड स्टडी, डू यू गो, किसी तरह से भी आपके स्कूल के बारे में, और या आप टीच कर रहे हो तो वे डू यू टीच। तो अब आप एजुकेटर्स में पढ़ा रहे हो तो आप कहोगे आई एम टीचिंग और आई एम लर्निंग और आई एम स्टडिंग इन द एजुकेटर, इट वुड बी रॉन्ग। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि एजुकेटर्स का जो आप देखें जो इनिशियल साउंड है दैट इज़ वोल साउंड, दैट्स वाई यू हैव टू से दी एजुकेटर्स, आई एम स्टार्टिंग इन दी एजुकेटर्स। अब और भी जितने भी वर्ड इससे स्टार्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया एयर या ईयर, हवा और कान जो होते हैं, इनके साथ भी आप दी यूज़ करते हो। इट्स दी एजुकेटर्स, दी ईयर एंड दी एयर। और इसी तरह द साउंड आप वहाँ लगाते हो जहाँ वोल नहीं होते बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे वे डू यू स्टडी, आई स्टडी इन दी सिटी स्कूल, इट वुड बी रॉन्ग। क्यों, क्योंकि सिटी में स साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो आपको कहना चाहिए रनाउंड स्कूल है, आई एम स्टडिंग इन द सिटी स्कूल, सो यू हैव टू से दी एजुकेटर्स एंड द सिटी स्कूल। दैन फॉर द बॉक्स, द कार और इस तरह के तमाम वर्ड जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं उनके साथ आप द लगाओगे। यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करती रहूँ चलो कि आपने ना जब प्रोमिनेंटली कोई बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल समबडी इज़ आस्किंग यू अबाउट कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, या रिवर के बारे में पूछ लें, इंडस के बारे में, और आप कहते हो द इंडस और इस तरह द एबरडीन यूनिवर्सिटी और ऐसे, तो अब ये एक बिग मिस्टेक्स होंगी, मेजर मिस्टेक्स जो प्रोमिनेंट हो रही हैं। यू हैव टू से दी एबरडीन, दी इंडस। अब दी अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक के साथ आप द पैसिफिक ओशन कहोगे। अब ये बहुत प्रोमिनेंट से वर्ड्स हैं ना, तो आप जब वैसे बोल रहे होते हो, इवन इफ़ आई एम अ लैंग्वेज टीचर, तो मैं कभी नहीं कह सकती कि 100% मैं इसको करेक्ट बोलती हूँ। जहाँ वोल साउंड आता है उससे पहले दी बोलती हूँ, जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आता है उससे पहले द, बट इतना तो आप कर सकते हैं ना कि यू शुड नॉट मेक मिस्टेक्स, कमिट मिस्टेक्स वेयर यू आर बीइंग जज्ड। एक तो ये है कि आपका स्पीकिंग का टेस्ट ही हो रहा है, या फिर आप बहुत प्रोमिनेंटली कोई बात कर रहे हो और उसमें आपका वो सेंटेंस प्रोमिनेंट हो रहा है। वैसे नॉर्मली चलता है ये सब, क्योंकि देखें आप नेटिव स्पीकर्स खुद ज़रूरी नहीं होते कि अपनी लैंग्वेज को करेक्टली बोलें। हम खुद उर्दू बोलते हैं तो हम 70% अपनी जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत बोलते हैं। हमें बहुत सारे वर्ड्स उर्दू के पता ही नहीं होते, हम उनको गलत प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। तो अंग्रेज़ों के साथ भी ये हाल है। सो यू शुड नॉट एंड यू मस्ट नॉट मेक समथिंग कंफ्यूज्ड हो, उसको नहीं करें, और डू नॉट कमिट सम मिस्टेक्स लाइक दैट कि जहाँ पर आप प्रोमिनेंटली बोल रहे हो तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। और इफ़ एनीबडी आस्क्स यू तो तब भी आपको पता होना चाहिए कि दी और दा कहाँ लगता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा मैंने आगे आपको बताया है, इसमें देखिए अगर आप
देयर इज़ अ पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ में मैंने जो हाई दी का जहाँ पर आपको प्रोनाउंस करना है वोल साउंड है इसके बाद, और इसको थोड़ा पर्पल से हाईलाइट कर दिया है, और जहाँ पर आपने द बोलना है वो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, तो उसको मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कर दिया ताकि आपको समझने में भी और इसकी प्रैक्टिस आप करें तो उसमें भी आपको आसानी हो। ठीक है, मैं इसको एक दफ़ा आपके लिए पढ़ देती हूँ, देन यू हैव टू प्रैक्टिस इट, तो आपको द और दी का फ़र्क भी पता चल जाएगा और थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। A variety show was organized for the entertainment of the students and guests. The students sang songs, recited poems and couplets in accordance with the occasion. And the end of this grand function, we were served with delicious dinner and cold drinks. The farewell party was really praiseworthy, which left indelible marks on my mind. The senior students welcomed the new entrants. अगर एंट्रेंस खाली होता, न्यू ना होता, तो फिर आप पढ़ते दी एंट्रेंस। अब यहाँ पे चूँकि न्यू आ गया, न साउंड पहले आ रहा है, तो आप कह रहे हैं स्टूडेंट्स वेलकम द न्यू एंट्रेंस इन फंक्शन, एंड द जूनियर स्टूडेंट्स arrange a farewell function in the honor of the outgoing students of the beginning and ending of the academic terms. ठीक है, तो जहाँ पर भी वोल साउंड आया मैंने दी बोला, और जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आया द बोला। राइट, एक दफ़ा फिर उसको मैं रिपीट कर देती हूँ, दैन यू विल मेक अ प्रैक्टिस ऑफ इट। A variety show was organized for the entertainment of the students and guests. The students sang songs, recited poems and couplets in accordance with the occasion. At the end of this grand function, we were served with delicious dinner and cold drinks. The farewell party was really praiseworthy, which left indelible marks on my mind. The senior students welcomed the new entrants in a function, and the junior students arranged a farewell function in the honor of the outgoing students at the beginning and ending of the academic terms. तो इस तरह आप इसकी बड़ी अच्छी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उससे आपको द और दी का फ़र्क बहुत अच्छी तरह मुझे लगता है समझ आ जाएगा। नाउ कम टू द यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। इट्स वेरी वेरी ईजी। आपको जब भी मैंने देखा है, जब भी स्टूडेंट से पूछा है, इतने साल हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए, मोर देन 22 ईयर्स, और जब भी मैं क्वेश्चन करूँ कि सिंस कहाँ यूज़ होता है, फॉर कहाँ यूज़ होता है, तो जो बच्चे होते हैं जिनका पहले से कॉन्सेप्ट होता है, एज आई एम टीचिंग हायर क्लासेस, तो वो यही कहते हैं एग्जैक्ट चीज़ों के लिए सिंस यूज़ होता है, नॉन एग्जैक्ट के टाइम के लिए फॉर यूज़ होता है। कोई पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, उससे और जब मैं उनसे एक दो क्वेश्चन करती हूँ खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैं उनको यही कहती हूँ कि ये तो आपका आंसर और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो ख़ुद भी सही नहीं बता सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप कहते हो कि मैं जुम्मे से एक काम कर रहा हूँ, ठीक है, जुम्मे से मैं ये घर की सफाई कर रहा हूँ, अब जुम्मे से कर रहा हूँ तो मैं इसी जुम्मे से कर रहा हूँ ना, अगर पिछले या उससे पिछले या उससे पिछले जुम्मे तो बताऊँगी कि 1920 के जुम्मे से कर रही हूँ या पिछले जुम्मे से कर रही हूँ, इट मीन्स कि ये है, तो ये तो पता चल गया एग्जैक्ट है। आप कहते हो मैं 2 दिन से सफाई कर रहा हूँ, तो 2 दिन का मतलब भी तो एग्जैक्ट गया है ना। अगर पिछले हफ्ते के 2 दिन होंगे तो आप कहोगे ना, वो तो पिछले बने ही नहीं, वैसे भी 2 दिन से आप तभी कहोगे जो आपके लास्ट 2 डेज़ है। तो कैसे हो सकता है कि ये एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा दे, और एक छोटे बच्चे के लिए तो ये समझना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आप उसको ये पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम कैसे समझाएंगे? आप तो क्लास 3 में टेंसेस बच्चे कर लेते हैं, और साथ आप उसको एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट का कॉन्सेप्ट कैसे दोगे? सो लीव ऑल दीज थिंग्स, अपने दिमाग से ये निकाल दें। दैन यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर होता कहाँ है एक्चुअली? ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में होता है। नेक्स्ट आपका इंशाल्लाह जो लेसन है वो टेंसेस पे ही होगा, तो आपको टेंस में बहुत डिफरेंट तरीके से और बहुत अच्छा कंसेप्चुअल फॉर्म में इसी तरह टिप्स के साथ करवा दूँगी। बहरहाल परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसमें यूज़ होता है। टाइम फैक्टर के लिए यानी वक्त और मुद्दत के लिए यूज़ होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से अगर आप पूछें कि व्हाट इज़ दिस, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से प्रपोजिशन ही होती है। सिंस एंड फॉर आर यूज एज प्रपोजिशंस। ओके, हम अब एक्सक्यूज़ मी, अब बात यह कि हम इसे यूज़ कहाँ करते हैं। हम इसे यूज़ करते हैं, सिंस को हम यूज़ करते हैं, या मुझसे पूछें तो मैं बच्चों को ऐसे ही सिखाती हूँ, स्टूडेंट्स को ऐसे ही बताती हूँ कि सिंस इज़ यूज विद द नेम ऑफ द टाइम, नेम ऑफ द टाइम। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ डेज है आपके पास 7, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन सब के साथ आप
सिंस लगाओगे। दैन नेम्स ऑफ द मंथ्स में कैसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सब के साथ आप सिंस लगाओगे। नेम है ना मंथ के। ईयर है, ये ईयर कौन सा है, 2023, पिछला कौन सा था, 2022। दैन विद द नेम ऑफ द आवर्स अगर आज अभी 4 बजे में है तो ये आवर 4:20 है, तो आवर 4 है और मिनट्स 20, तो 4:20 के साथ आप सिंस लगाओगे। इसी तरह सीजन, स्प्रिंग, ऑटम, समर, ये नेम्स हैं सीजन्स के, इनके साथ आप सिंस लगाओगे। इवेंट्स हैं कोई, जैसे आप कहते हो कि ये है फर्स्ट एनिवर्सरी से ये होता आ रहा है, तो वहाँ पर आप सिंस लगाओगे। फर्स्ट मॉड्यूल, फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है। अब फॉर कहाँ लगाओगे, जहाँ पर नेम ऑफ द टाइम इज़ नॉट गिवन, रादर ड्यूरेशन, बल्कि ड्यूरेशन का वर्ड तो मैं बिल्कुल साथ बोलती ही नहीं, मैं तो सिर्फ इतना ही कहती हूँ फॉर द अंडरस्टैंडिंग। छोटा बच्चा भी समझ जाता है कि सिंस हम यूज़ करते हैं फॉर द नेम ऑफ द टाइम, और फॉर हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमारे पास वक्त या मुद्दत, ड्यूरेशन, जो मर्ज़ी आप कह लें इसको, वो उसका नाम मेंशन नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने ये टेबल बनाया, अगर आप इसको देख लें, जैसे अगर आपने सैटरडे, फ्राइडे, मंडे यूज़ करना है तो यू हैव टू यूज़ सिंस, लेकिन आपको कहना है 3 दिन, 3 डेज़, 4 डेज़, 45 डेज़, 5000 डेज़ कर ले तो यू हैव टू से फॉर। आप नेम्स ऑफ द मंथ्स करने आपने, तो मई है, दिसंबर है, नवंबर है, यू हैव टू से सिंस। बट अगर नेम मेंशन नहीं है, बल्कि ये हैं 2 मंथ्स हैं, 3 मंथ्स है, 30 मंथ्स है, 3000 मंथ्स है, तो 4। इसी तरह अगर आपने नेम ऑफ द ईयर बताना है, ये वाला 2023, से पिछला 2022, 10 साल पहले 2013, पाकिस्तान बना 1947, तो यू हैव टू से सिंस। और अगर आपने कहना 4 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 20 ईयर्स, 200 ईयर्स, तो 4। इसी तरह आपने सीजन्स के लिए करना है, तो विंटर, समर, स्प्रिंग, सिंस के लिए। और अगर 3 सीजन से आप काम कर रहे हैं, 5 सीजन से कर रहे हैं, 6 सीजन से कर रहे हैं, तो यू हैव टू से 4। देन टाइम फैक्टर में 4:30 है, तो यू हैव टू यूज से सिंस। दैन 4 o'clock है, 5 o'clock है, तो नाम है वक्त का, तो आप सिंस यूज़ करोगे। इसी तरह आप बोलने के नाम को बोलने के तरीके, उसके टाइम को बोलने के तरीके होते हैं ना, व्हेन यू से 4:30, 4:15, 4:45, तो उस सब के साथ आप सिंस यूज़ करोगे। लेकिन जब आप कहोगे 3 आवर्स, 4 आवर, 5 आवर्स, 6 मिनट्स, 7 मिनट्स, 5 सेकेंड्स, 6 सेकेंड, 200 सेकेंड्स, कुछ भी कह लो, तो फॉर यूज़ करोगे, ठीक है। अच्छा, एक बड़ा डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ ऑर्डिनल्स, ठीक है। जब ऑर्डिनल्स आते हैं मैथ्स या आप फिज़िक्स या डिफरेंट साइंस सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो, ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, और छोटी क्लासों में भी मैथ्स में आपको ये वो एक ट्रेन सी बना के करवाया जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दैन उसके बाद TH यूज़ करते हो, यानी पहले के साथ आप फर्स्ट, दूसरे के साथ सेकंड, तीसरे के साथ थर्ड, उसके बाद TH लगाते हो, चाहे वो 4th, 5th, 25th, 500 हो, कुछ भी हो, उसके साथ TH लगाते हो। और जो आखिरी होता है, चाहे वो 5 में से हो, 4 में से हो, 3 में से हो, लास्ट का वर्ड यूज़ करते हो, ठीक है। तो जब आपको इन ऑर्डिनल्स में से कुछ यूज़ करना पड़ेगा तो सिंस यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैं 3rd टर्म से ही काम कर रहा हूँ, तो 3rd टर्म सिंस होगा। 4th मॉड्यूल से कर रहा हूँ तो वो सिंस होगा। 6th सेमेस्टर से कर रहा हूँ तो सिंस होगा। लेकिन आप जब कहोगे 3 टर्म्स से कर रहा हूँ, 3rd नहीं बोल रहे, 3 बोल रहे हो, तो इट वुड बी 4, क्योंकि वो टर्म का नाम नहीं है, आप ड्यूरेशन उसकी बता रहे हो 3 टर्म से। इसी तरह आप कह रहे हो 4th मॉड्यूल से काम कर रहा हूँ, तो दैट इज सिंस। लेकिन 4 मॉड्यूल से कर रहा हूँ, 4 मॉड्यूल हो गया मुझे करते हुए, तो दैट इज़ 4। इसी तरह आप कहते हो 6th सेमेस्टर में जाकर मेरा ख़त्म होगा, तो काम ख़त्म हो गया, 6 सेमेस्टर से मैं काम कर रहा हूँ, तो आप सिंस यूज़ करोगे। और अगर 6th सेमेस्टर के नाम है ना, अगर उसकी जगह आप कह रहे हो 6 सेमेस्टर से मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वो प्लूरल फॉर्म में है, तो वो फॉर होगा। इसी तरह आप फॉर लॉन्ग टाइम आप बहुत दफ़ा यूज़ करते हो, काफ़ी अरसे से मैं काम कर रहा हूँ, फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब आप इसको सिंस में लेके आते हो, तो आप कहते हो लास्ट ईयर ऑर्डिनल में ही एक्चुअली आ जाएगा। लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ये आपके ऑर्डिनल्स ही आ जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाली बात ही आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आप कहते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब वही लास्ट ईयर की जगह आप कहते हो लास्ट 6 ईयर्स, तो फिर आपका फॉर द लास्ट 6 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह लास्ट वीक आपका सिंस होगा, लेकिन आप कहोगे लास्ट 3 वीक्स, तो फॉर द लास्ट 3 वीक्स हो जाएगा। समझ आ गई है? तो यानी जहाँ नेम ऑफ द टाइम है सिंस यूज़ करते हो, जहाँ नेम ऑफ द टाइम नहीं है फॉर यूज़ करते हो। और इसमें आपको बोनस टिप अब जो है वो हमेशा मैं देती हूँ, तो आपको मैंने सारा समझा दिया। बोनस टिप आपके लिए ही है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल द जो है उसके लिए करेक्ट द एंड दी बोथ है। दी आप वोल साउंड से पहले लगाते हो और द आप कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगाते हो। सम अप हो गया। सिंस आप कहाँ यूज़ करते हो? जहाँ नेम ऑफ टाइम, कोई भी टाइम फैक्टर है उसका नेम गिवन है, देन यू यूज़ सिंस। और जहाँ पर नेम नहीं मेंशन, तो वहाँ पर आप फॉर यूज़ करते हो, ठीक है।
If still you have some queries, please comment. I'll answer you. And do not forget to like my channel and subscribe it so that you'll get new videos. इसको शेयर भी करें और प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर किया करें. Until then, thank you very much. See you soon.